Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of examination of witness. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Examination of witnesses is discussed under Chapter 10 of Kanun-e-Shahadat Order 1984 and it starts from Article 130. आर्टिकल 130 को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर 10 को अगर हम एज अ होल देखें तो ये चैप्टर 10 बेसिकली हमें बता रहा है कि कोर्ट के अंदर जब विटनेसेस को प्रोड्यूस किया जाता है तो उनकी गवाही किस तरह से रिकॉर्ड की जाती है, कौन सा गवाह पहले आता है, किसकी गवाही पहले रिकॉर्ड होती है और किसकी बाद में। अब आर्टिकल 130 कहता है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, कि जब विटनेसेस कोर्ट में बुलाए जाएंगे तो उनका ऑर्डर क्या होगा और उनको एग्जामिन किस तरह से किया जाएगा। आर्टिकल 130 स्टेट्स द ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड and examined shall be regulated by law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure, कि जिस मैनर में विटनेसेस को प्रोड्यूस किया जाएगा और उनको एग्जामिन किया जाएगा वो हमें हमारा लॉ बता रहा है। सिविल और क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन किया जाएगा। और इन केस अगर इन सिविल और क्रिमिनल लॉ के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है किसी विटनेस से रिलेटेड तो उस सूरत में फिर ये टोटली डिपेंड करता है डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट के ऊपर। मतलब कि कोर्ट ने अपने स्वाबदीदी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए बताना है कि पहले कौन सा विटनेस आएगा और कौन सा बाद में। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि सिविल केसेस के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्लेंटिफ के ऊपर होता है जो केस को इनिशिएट करता है, तो इस केस में सिविल केसेस में हमेशा प्लेंटिफ पहले अपने विटनेसेस को बुलाएगा, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी और उसके बाद फिर डिफेंडेंट साइड से विटनेसेस को बुलाया जाएगा। इसी तरह क्रिमिनल लॉ में हमने देखा कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, तो इसी तरह प्रोसिक्यूशन पहले अपने विटनेसेस को बुलाएंगे और डिफेंस काउंसिल बाद में अपने विटनेस को बुलाएगी। सो आर्टिकल 130 के अकॉर्डिंग सिंपली कि जिस मैनर में विटनेसेस को कोर्ट में बुलाया जाएगा और उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा वो टोटली सिविल और क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग होगा। और इन केस ऐसा कोई लॉ मौजूद नहीं है तो ऐसी सूरत में फिर टोटली डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि पहले किस विटनेस ने आना है और बाद में किसने आना है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 131 के ऊपर। आर्टिकल 131 बात करता है जज टू डिसाइड एज टू दी एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। आर्टिकल 131 का टाइटल क्या कहता है कि इट इज टोटली द डिस्क्रिशन ऑफ जज टू डिसाइड विच एविडेंस इज एडमिसिबल एंड विच इज नॉट, यानी कि जज ने ये डिसाइड करना है कि कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है और कौन सा नहीं है। आर्टिकल 131 की क्लॉज 1 कहती है when either party proposes to give evidence of any fact, कि जब कोई पार्टी किसी फैक्ट से रिलेटेड कोर्ट में कोई एविडेंस लेकर आती है द जज में आस्क द पार्टी proposing to give the evidence in what manner the alleged fact would be relevant if proved, तो जज उनसे ये पूछ सकता है कि जो अलेजिंग फैक्ट से रिलेटेड आप एविडेंस लेकर आए हो अगर ये फैक्ट प्रूफ भी हो जाता है तो ये केस के साथ किस तरह से रेलेवेंट होगा। एंड द जज शैल एडमिट द एविडेंस इफ ही थिंक्स दैट द फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रेलेवेंट एंड नॉट अदरवाइज, और अगर ये पार्टी उस एलेजिंग फैक्ट से रिलेटेड कोर्ट को सेटिस्फाई कर देती है कि अगर ये फैक्ट प्रूव हो जाता है तो ये इस तरह से केस के साथ रेलेवेंट होगा, तो तब जज की सेटिस्फेक्शन के बाद जज उस एविडेंस को एडमिसिबल कंसिडर करेगा, वरना नहीं। यानी कि टोटली जज के ऊपर है कि वो उन पार्टी से पूछ सकता है कि इस अलेजिंग फैक्ट के प्रूफ होने के बाद इसकी केस के साथ रेलेवेंसी क्या है। उसके बाद क्लॉज 2 के ऊपर आ जाएं तो क्लॉज 2 कहती है if the fact proposed to be proved is one of which evidence is admissible only upon the proof of some other fact, कि अगर कोई फैक्ट
आप कोर्ट में लेके आ रहे हो प्रूफ करने के लिए, तो उसका एविडेंस तभी एडमिसिबल होगा जब उसके साथ कोई दूसरा फैक्ट प्रूफ किया जाएगा। मतलब क्या है कि सेकंड फैक्ट को प्रूफ करना है फर्स्ट फैक्ट को प्रूफ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर पढ़ा था कि एक बंदे की डाइंग डिक्लेरेशन तभी एडमिसिबल होती है जब उसकी डेथ प्रूव हो जाती है। यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन इज अ फर्स्ट फैक्ट एंड द डेथ ऑफ द पर्सन इज अ सेकंड फैक्ट। तो अगर वो सेकंड फैक्ट यानी उसकी डेथ प्रूव हो गई, तो तब फर्स्ट फैक्ट जो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल होगी। इसी तरह हमने आर्टिकल 76 में पढ़ा था कि हम कौन सी सिचुएशंस में सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं जहां पर डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है। तो पहले हमने ये प्रूफ करना है कि वाकई वो डॉक्यूमेंट गुम हो चुका है, फिर उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम सेकेंडरी एविडेंस देंगे। यानी कि सेकंड फैक्ट पहले प्रूफ करना है और फर्स्ट फैक्ट बाद में प्रूफ होगा, तब उसकी एविडेंस एडमिसिबल कंसिडर होगी। लेकिन इसी के साथ एक कंडीशन लगाई है कि अगर पार्टी अंडरटेकिंग दे देती है कोर्ट के अंदर कि वो अभी तो इस फैक्ट को प्रूव कर रहे हैं, वो पहले फैक्ट को बाद में प्रूव कर लेंगे, तो अगर कोर्ट उस अंडरटेकिंग से सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो उसको अलाउ कर सकती है कि पहले वो फर्स्ट फैक्ट को प्रूव करे, उसके बाद सेकंड फैक्ट को प्रूव कर दे। उसके बाद आ जाते हैं क्लॉज 3 के ऊपर। क्लॉज 3 कहता है, if the relevancy of one alleged fact depends upon the other alleged fact being proved, the judge may in its discretion permit the evidence of first fact to be given before the second fact। कि अगर कोई एक एलेजिंग फैक्ट की रेलिवेंसी दूसरे एलेजिंग फैक्ट के साथ डिपेंड करती है कि पहले उसको प्रूफ किया जाए, तो जज अपनी डिस्क्रिशन को यूज करते हुए उनको अलाउ कर सकता है कि चाहे तो वो पहले फर्स्ट फैक्ट को प्रूव कर दे और चाहे तो वो सेकंड फैक्ट को प्रूव कर दे। यानी इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अब इसके साथ अगर हम इलस्ट्रेशन सी को देखें तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन सी देखें। इलस्ट्रेशन सी में कहा गया है, ए एक बंदा है जो एक्यूज्ड है कि उसने स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की है, ये जानते हुए कि वो प्रॉपर्टी चोरी की है। अब यहाँ पर बाद में ये बात सामने आती है कि ए ने इनकार कर दिया है कि उसके पास उस प्रॉपर्टी की पोजेशन नहीं है। अब जो रेलिवेंसी ऑफ डिनाइल है वो डिपेंड करता है उस प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी के ऊपर। तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन को यूज करते हुए ये कह सकती है कि पहले आप प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन को प्रूव कर दो, बाद में डिनाइल को प्रूव कर दो। या फिर कोर्ट ये भी कह सकती है कि पहले आप डिनाइल को प्रूव कर दो, डिनाइल के पोजेशन को, और बाद में प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन को प्रूव कर दो। मीन्स टू से कि आर्टिकल 131 टोटली ये कहता है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द जज। उसने डिसाइड करना है कि कब एविडेंस एडमिसिबल है और कब नहीं है। उसके बाद आ जाएं तो आर्टिकल 132 है। आर्टिकल 132 बात करता है एग्जामिनेशन इन चीफ एक्सेट्रा। अब इस आर्टिकल में हमें स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन बताए गए हैं कि एक विटनेस की एविडेंस को रिकॉर्ड करते हुए कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। सबसे पहली क्लॉज देखें तो उसमें कहा गया है एग्जामिनेशन इन चीफ। The examination of witness by the party who calls him shall be called his examination in chief। कि जब एक पार्टी एक विटनेस को लेकर आती है, आया वो प्लेंटिफ है या प्रोसिक्यूशन है, उसने अपना विटनेस कोर्ट में लाया। अब उनका अपना लॉयर जो अपना कंसर्न्ड कौंसिल है जिसने अपना विटनेस कोर्ट में पेश किया है, वो उस विटनेस की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है उसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। यानी कि जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया है वही पार्टी का कौंसिल अपने उस विटनेस को एग्जामिन करता है, तो उसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। सेकंड आती है क्रॉस एग्जामिनेशन। The examination of witness by the adverse party shall be called his cross examination। अब ऊपर हमने कहा पार्टी ने अपना विटनेस लाया और उसको खुद एग्जामिन किया। अब इसी विटनेस को जब एडवर्स पार्टी एग्जामिन करेगी तो उसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। यानी प्लेंटिव और प्रोसिक्यूशन के विटनेस को जब डिफेंस कौंसिल उसको एग्जामिन करता है, उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है, उस पर जरा करता है, तो उसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। यानी कि ऑपोजिट कौंसिल ने दूसरी पार्टी के विटनेसेस को एग्जामिन किया है। उसके बाद आ जाते हैं री एग्जामिनेशन के ऊपर। द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सिक्वेंट टू क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड हिज री एग्जामिनेशन।
अब हमने बात की ऑपोजिट काउंसिल ने विटनेस को एग्जामिन किया। अब उस एग्जामिनेशन के दौरान कुछ न्यू फैक्ट्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो उन न्यू फैक्ट्स की एक्सप्लेनेशन के लिए फर्स्ट पार्टी दोबारा अपने विटनेस को जब एग्जामिन करेगी तो उसको कहते हैं री एग्जामिनेशन। मतलब क्या हुआ, पहले पार्टी का चीफ हुआ, उसके बाद एडवर्स पार्टी ने क्रॉस किया, क्रॉस के दौरान कुछ न्यू फैक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए जिनकी एक्सप्लेनेशन जरूरी थी। तो अब वही पार्टी जिसने उस विटनेस को बुलाया था वो उन फैक्ट्स की एक्सप्लेनेशन के लिए उस विटनेस को दोबारा एग्जामिन कर सकती है। तो इस दोबारा एग्जामिन करने के प्रोसीजर को कहते हैं री एग्जामिनेशन। अब उसके बाद आ जाएं तो आर्टिकल 133 है जो कि बात कर रही है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशंस की। अब आर्टिकल 132 में हमने बात की कि एग्जामिनेशन इन चीफ के 3 स्टेजेस हैं, एग्जामिनेशन के 3 स्टेजेस हैं, चीफ, क्रॉस और री एग्जामिनेशन। अब ये बता रहा है कि ऑर्डर क्या है एग्जामिनेशन का, कि चीफ पहले होगा, क्रॉस पहले होगा या री एग्जामिनेशन पहले होगा। सो आर्टिकल 133 की क्लॉज 1 कहती है विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन्ड इन चीफ, then if the adverse party so desires cross examined, then if the party calling him so desire re-examination। यानी कि विटनेस पहले आया, पहले उसका चीफ हुआ, उसकी अपनी पार्टी ने उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, फिर उसके बाद उस पर जरा हुई, ऑपोजिट पार्टी ने उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, और उस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद अगर कोई नए फैक्ट्स अराइज होते हैं तो फिर वो पहली पार्टी अपने विटनेस को री एग्जामिन कर सकती है। यानी स्टेजेस क्या हैं, पहले चीफ, फिर क्रॉस और फिर लास्ट में री एग्जामिनेशन। इन केस अगर ज़रूरत पड़ रही है, अगर एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है तो फिर चीफ और क्रॉस ही होंगे। क्लॉज 2 कहती है द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू द रेलेवेंट फैक्ट्स। यानी कि एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा रेलेवेंट फैक्ट का होना चाहिए। चीफ में आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हो बंदे की, वो बंदा आया कहता है मैं फलान जगह से जा रहा था, मैंने एक बंदे को दूसरे का कत्ल करते हुए देखा, ये उसने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दी रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड। अब इसी क्लॉज में फर्दर कहा गया है बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट टू बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स टू विच द विटनेस टेस्टिफाइड ऑन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन को सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स तक कन्फाइन नहीं किया जा सकता जो बातें विटनेसेस ने एग्जामिनेशन इन चीफ में की हैं। यानी कि अगर ऑपोजिट कौंसल उससे मजीद सवालात कर रहा है तो वो विटनेस बाउंड है उन सवालात का जवाब देने के लिए। ये नहीं कि जितनी बात उसने चीफ में की वो क्रॉस में भी उतनी ही बात करेगा। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड क्लॉज के ऊपर, द री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैटर्स रेफर टू इन क्रॉस एग्जामिनेशन and if the new matter is by permission of court introduced in re-examination, the adverse party may further cross examine। री-एग्जामिनेशन क्या था, हमने कहा फर्स्ट पार्टी अपना विटनेस लाई, उसको एग्जामिन किया, उसके बाद एडवर्स पार्टी आई, उसने उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया, क्रॉस एग्जामिन के दौरान कुछ न्यू फैक्ट्स इंट्रोड्यूस हो गए, तो पार्टी उन न्यू फैक्ट्स को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए अपने विटनेस को दोबारा एग्जामिन करेगी जिसको री एग्जामिन कहते हैं। और इस क्लॉज में बताया गया है कि अगर जो न्यू फैक्ट्स री एग्जामिनेशन में इंट्रोड्यूस हुए हैं तो एडवर्स पार्टी उन्हीं न्यू फैक्ट्स पर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकती है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 134 के ऊपर। आर्टिकल 134 कहता है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, कि कोई ऐसा बंदा जिसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में बुलाया है, क्या उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आर्टिकल 134 कहता है अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम अ विटनेस बाय अ मेयर फैक्ट दैट ही प्रोड्यूसेस इट एंड कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड। कि एक बंदे को कोर्ट ने समन किया, समन करके उसे क्या कहा कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट उसकी पोजीशन में था, वो उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोर्ट में आया, उसने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया और ऑपोजिट कौंसिल आकर कहता है कि ठहरो ठहरो मैं तुम्हें क्रॉस एग्जामिन करूंगा, मैं तुम पर जरा करूंगा। ऐसा नहीं है। यानी कि जिस पर्सन को कोर्ट ने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए समन किया है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो विटनेस है और उस विटनेस के ऊपर अब ऑपोजिट कौंसिल क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी।
यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि वो कोर्ट में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आया है, वो विटनेस नहीं बन सकता अनटिल एंड अनलेस कोर्ट उसको एज अ विटनेस कोर्ट में बुलाएगी। तो जब वो विटनेस एज अ विटनेस कोर्ट में आएगा तो तब उस पर जरा होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये थी हमारी आज की डिस्कशन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के टॉपिक के ऊपर। हमने आर्टिकल 130 से 134 तक इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 135 से डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।